गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अपनी इस जनरेशन की बहुत ही एंटीसिपेटेड 2 घंटे की मूवी। वार्नर ब्रदर्स का वर्सेस वाली मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा तो नहीं रहा है, मगर ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और इसके अलावा मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने भी कह दिया है कि वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली मिस्टेक करना अवॉइड करेंगे। और अगर हम गौर से देखें तो अपनी मॉन्स्टरवर्स की कहानी भी कुछ खास बैकग्राउंड नहीं रखती है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं डॉन ऑफ जस्टिस में कि एडम विंगार्ड उनसे डरते हैं? तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मेरा कंसर्न्ड पॉइंट जो है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है ट्रस्ट। वार्नर ब्रदर्स अपने फिल्म मेकर्स के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप रखते हैं मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आपने किसी राइटर, डायरेक्टर या फिर एडिटर को हायर किया है तो उस पे भरोसा करो ना यार। थिएटर में ज्यादा शोज चलाने के लिए या फिर मूवी को एज अ लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को अपील करने के लिए मूवीज में जबरदस्ती कट्स और चेंजेस लाना कोई जरूरी नहीं है। ये किस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम है? और हाँ, मैं जानता हूं काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऐसा करते हैं, मगर वार्नर ब्रदर्स कुछ ज्यादा ही करता है। इसके कट्स कुछ ज्यादा ही आते हैं। सोचोगे 50 साल पुरानी मूवी के कट्स अभी आ रहे हैं। तब अगर आपको अपने ही क्रिएटर्स पे भरोसा नहीं है तो कोई बंदा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहां से जान पाएगा? जैसे कि अगर हम बीवीएस की ही बात करें तो शुरू में इसकी कहानी डेविड सैमुअल गॉयर ने लिखी थी, मगर क्रिएटर्स को कहानी पसंद नहीं आई और जब फिल्मिंग शुरू हो गई थी तभी उसी के दौरान क्रिस टेरियो को अपॉइंट किया गया कहानी में सुधार लाने के लिए। अब देखो, हमें नहीं पता कि कौन सा सीन किससे सीन से मैच किया है, कहां से उठाया है या फिर कहां से हटा दिया गया है, मगर हम ये बात जरूर जानते हैं कि डेविड गॉयर एक बिग बजट एक्शन पैक्ड मसाला वाले राइटर हैं और अपने क्रिस टेरियो आर्गो जैसी मूवीज के लिए जाने जाते हैं जो कि बहुत ही इन डेप्थ है कैरेक्टर्स और कहानी को लेकर। मगर इसके बाद भी मिस्टर विंगार्ड का मेन कंसर्न ये नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस को जैसी पिक्चर चाहिए वो बना देगा, डायरेक्टर का विजन जाएगा माराने। एडम विंगार्ड अपने नए कैरेक्टर्स को लेकर कंसर्न है। उन्होंने ही कहा है कि ये टोटली एकदम नई कहानी है। हम अपने गॉडजिला और कॉन्ग को इनकी पिछली मूवीज से तो देखते ही आ रहे हैं, मगर यहाँ कॉन्ग के नए इंटरप्रिटेशन को लेकर टेंशन की बात है कि अब ये वो कॉन्ग नहीं है जिसे हम जाना करते थे। ये 50 साल के अंदर 104 फीट बड़ा हो चुका है, अपने हालातों को लेकर सोचता है, माहौल को समझता है, कुछ इंसानों से सिंपैथी भी रखता है। और हाँ, इसकी दाढ़ी भी थोड़ी सी ग्रे हो चुकी है और बढ़ भी चुकी है, जस्ट लाइक बैटमैन। डॉन ऑफ जस्टिस में हम सुपरमैन को तो जानते ही थे, मगर बैटमैन अपने लिए एकदम नया एक्सपीरियंस हुआ। इससे पहले क्रिश्चियन बेल ही अपने परफेक्ट बैटमैन हुआ करते थे, मगर अपने नए वर्जन ऑफ बैटमैन के साथ सिनेरियोस एकदम बदल जाते हैं। अपने फ्रैंक मिलर वाला बैटमैन जो अपने 40s में जी रहा है, बिलियनर प्लेबॉय तो है ही, मगर शादी नहीं की, अच्छाई तो करता है मगर खुद को अच्छा नहीं मानता और दूसरे को मानने भी नहीं देता। अब देखो, जो लोग कह रहे थे कि डीसीयू ने कैरेक्टर्स को एकदम से शुरू करके कहानी को दिखा दिया तो लोग उसके एसेंस को कैच ना कर सके, तो मैं मानता हूं ये बात गलत है, क्योंकि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी ने भी एकदम से ही कहानी को शुरू किया था, मगर लोगों को कितनी पसंद आई, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। लेकिन इसके बाद भी डॉन ऑफ जस्टिस का एक बहुत ही बड़ी कमी है, अपने बैटमैन को लेकर नहीं, अपने सुपरमैन को लेकर। अगर आपने कहानी के एक्सटेंडेड वर्जन को भी ध्यान से देखा है तो आपको पता ही होगा कि ब्रूस वेन की पूरी कहानी के दौरान उसके मोटिवेशंस बदलते नहीं है। वो सबकी तरह सुपरमैन पे अंधों की तरह विश्वास नहीं करता कि वो हमारा ईश्वर है, वो हमें बचाएगा। वो उसे एज अ अनकंट्रोलेबल बीइंग की तरह देखता है। बैटमैन कलेक्टिविज्म वाला आदमी नहीं है। और ठीक उसी की जगह क्लार्क केंट भी बैटमैन को पसंद नहीं करता। सुपरमैन बैटमैन को एज अ वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की तरह देखता है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, हर जुर्म, बुराई, हर कानून से भी ऊपर। और जहां बात रही लेक्स लूथर की, तो सुपरमैन के रहते हुए उसे अपने अब्यूसिव फादर की याद आती है कि ये नहीं कि वो उसे टॉर्चर या टॉर्मेंट करेगा, बल्कि सुपरमैन के रहते हुए लेक्स पावरलेस महसूस करता है, जैसा पावरलेस वो अपने बाप के सामने था। ये कहानी बहुत ही स्मार्ट तरीके से शुरू होती है, जहां पे ये अपने सारे बीइंग्स के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ हमें दिखाती है और इनके मोटिवेशंस भी सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगा। मगर जब ये कहानी इतने स्मार्टली तरीके से शुरू होती है तो एंड आते आते ये इतनी बदल क्यों जाती है? बैटमैन अपने ट्रू मोटिवेशन से लड़ रहा है, मगर यहाँ पे सुपरमैन एकदम ही भूल जाता है कि वो किस वजह से बैटमैन से नफरत करता है। अब हाँ भाई, मैं जानता हूं ये माँ वाली लगाव की बात मैं समझता हूं, मगर यहाँ सुपरमैन की पूरी पिक्चर में वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर कंफ्यूज था कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। वो बैटमैन को बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं समझता था। जैसे ऐसे इंटरव्यूज उसने लोगों से लिए थे, जैसे ऐसे ओपिनियंस लोगों के उसने सुने थे। इसीलिए ना मूवी के एक सीन के दौरान उसकी माँ के साथ भी उसका तर्क और वितर्क होता है। उनके हीरो बनो क्लार्क, हाँ, उनके लिए मिसाल बनो, उनका फरिश्ता बनो। लोग जो भी तुम्हें बनाना चाहें तुम वो बनो, या कुछ भी मत बनो। तुम्हें इस दुनिया का कोई एहसान नहीं चुकाना, तुम उनके कर्जदार नहीं हो। मगर इन दी एंड सुपरमैन ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया कि उसने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी चुना और दुनिया की भी सोची। तभी ना मरने से पहले वो अपने फादर वाला ये डायलॉग बोलता है, नहीं क्लार्क, ऐसा मत कहो। नहीं,
ये मेरी भी दुनिया है। नहीं क्लार्क, मत जाओ। और तुम भी मेरी दुनिया हो। नहीं। लेकिन फिर भी कहानी जिस हिसाब से अपने आप को शुरू करती है, इसकी एंडिंग में मैं कुछ स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स खोज रहा था, मगर फिर ये वही टिपिकल हॉलीवुड वाली पिक्चर बन जाती है जहां सरकार ने 20 सेकंड के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ दिया। मेरी लुइस, जो कि शुरू में बहुत समझदार हुआ करती थी, अपने आसपास के खतरे को गौर किया करती थी, बहुत ही चालाक, लेकिन एंड आते आते इतनी बेवकूफों वाली हरकतें करना क्यों चालू कर देती है। मगर पिक्चर का एक्शन पैसा वसूल था। हम दोनों को लड़ते हुए देखने आए थे और हमने देखा। अब जहां बात रही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, तो जैसे डायरेक्टर ने बोला कि कॉन्ग एकदम से ही नया कैरेक्टर बन के नजर आएगा, जैसा बीवीएस में इन्होंने बैटमैन के साथ किया था। मगर पिक्चर कितनी भी डम होने के बाद बच सकती है अगर दोनों की मार अच्छी हुई तो। लोग भूल जाएंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मूवीज की कहानियां सबके लिए नहीं होती। जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस डम है मगर देखने में मजा आती है ना। अपनी थॉर रैग्नारोक जैसा लगता है कि पूरा एक मजाक है, मगर दिल जीत लिया इसने अपना, सिर्फ अपने स्टोरी टेलिंग की वजह से। कंप्लेन सिर्फ वहां आ जाती है जब आप किसी पिक्चर को किसी और हिसाब से शुरू करते हो और किसी और टोन पे ही इसकी आइडियोलॉजी को रख के बंद कर देते हो, और एंड आते आते वो हो क्या जाती है आई डोंट नो। ये बात बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर आप किसी कहानी के कॉम्प्लेक्सिटीज को लेकर सीरियस हो तो उसकी कहानी में दिखाओ, उसके एंड में भी, जैसे कि श्यामलन अपनी मूवीज में करते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया कि वार्नर ब्रदर्स ने इसे काट पीट के 2 घंटे का कर दिया, फिर इसका भी एक्सटेंडेड कट, एनिवर्सरी कट, अल्टीमेट कट, बहनचोद सब कट आएगा। लेकिन खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।